Hello everyone, welcome to the second lecture of subject fundamental of marketing and today our topic is marketing environment। हमारा दूसरा लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग का और आज हम टॉपिक देखेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंटेंट ऑफ आवर लेक्चर मार्केटिंग एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट एंड स्वॉट एनालिसिस। इन तमाम टॉपिक्स के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। फैक्टर एंड फोर्सेस outside the marketing that affect marketing management ability to build and maintain successful relationship with the target customer। वो अवामिल और फोर्सेस जो मार्केटिंग के आउटसाइड होते हैं और असरअंदाज होते हैं मार्केटिंग के मैनेजमेंट के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर, उनकी एबिलिटी के ऊपर कि वो बिल्ड कर सके एक या मेंटेन कर सके कामयाब रिलेशन अपने टारगेट कस्टमर के साथ। मीन्स के वो फैक्टर और फोर्सेस जो मार्केटिंग के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, उनकी एबिलिटी पे असरअंदाज हो रहे होते हैं while making their relationship with the target customers। अब दो तरह के हमारे पास मार्केटिंग एनवायरनमेंट होते हैं, नंबर वन माइक्रो एनवायरनमेंट एंड नंबर टू मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर क्लोज टू द कंपनी अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर। माइक्रो एनवायरनमेंट आर दोज फैक्टर विच आर वेरी क्लोज टू द कंपनी, जो कंपनी के बड़े करीब होते हैं और कंपनी के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। These are the same factors like they affect you, the factors which are affecting your life। कैसे आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं असरअंदाज हो रहे होते हैं। सिमिलर ये क्लोज फैक्टर हैं जो मार्केटिंग के बहुत करीब होते हैं और उसकी एबिलिटी पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। द नंबर वन माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर इज द कंपनी। कंपनी इज नोन एज इंटर एनवायरमेंट। There are different departments in the company which work together to serve customer. Cooperation is important between departments, otherwise it may affect ability to service customer। नंबर वन माइक्रो एनवायरनमेंट जो है, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की एबिलिटी पे असरअंदाज होता है, वो है द कंपनी खुद। ठीक है, इट इज़ नोन एज इंटर एनवायरनमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं। अगर ये डिपार्टमेंट मिल के काम ना करें तो ये कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल दीज डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड एंड वांट। अगर सब में कम्युनिकेशन गैप है और आपस में नहीं बनती तो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकेगा। तो ये पहला फैक्टर है जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की एबिलिटी पे असरअंदाज होता है। द सेकेंड फैक्टर इज सप्लायर प्रोवाइड रिसोर्सेज, लेबर्स, रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सप्लायर शॉर्टेज और डिले एंड लेबर स्ट्राइक कैन डैमेज कस्टमर रिलेशनशिप। सप्लायर वो लोग होते हैं जो कि कंपनी को रॉ मटेरियल और लेबर फराहम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है तो उसको वुड लकड़ी यानी कि चाहिए, तो वो सप्लायर होता है जो उनको लकड़ी फराहम करता है। तो अगर सप्लायर की शॉर्टेज हो जाए, डिले हो जाए या लेबर स्ट्राइक कर दे, काम पर ना आए, तो कस्टमर के साथ जो ताल्लुकात हैं वो डैमेज हो सकते हैं। प्रोडक्शन लेट हो जाएगी, कस्टमर को ऑर्डर जो है वो टाइम पे पहुंच नहीं पाएगा, तो इससे इशू क्रिएट होते हैं। तो सप्लायर सेकंड माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कस्टमर के और कंपनी के ऊपर असरअंदाज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट इंटरमीडिएरीज, मिडल मैन कहा जाता है। ठीक है, कंपनी और कस्टमर के दरमियान के लोग। ठीक है, रीसेलर हेल्प द कंपनी टू फाइंड एंड मेक द सेल टू कस्टमर सच एज होलसेलर, रिटेलर। सबसे पहले रिसेलर कहते हैं एक कंपनी से खरीद के किसी और को बेचने वाले। ये कंपनी की मदद करते हैं फाइंड करने में और कस्टमर बनाने में। ये होलसेलर और रिटेलर होते हैं। तमाम कस्टमर जो है वो कंपनी से डायरेक्ट जाके प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो रिटेलर और होलसेलर से जाके खरीदते हैं जिनके प्रोडक्ट डिफरेंट कंपनीज के होते हैं। ठीक है, तो अब होलसेलर और रिटेलर पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट किस तरह से कस्टमर को बेचते हैं, कितना उनके सामने रखते हैं। अब एक ही रिटेलर के ऊपर हमारे पास डिफरेंट डिटर्जेंट पड़े होते हैं। एरियल है, बोनस है, एक्सप्रेस है, टाइड है, सर्फ एक्सेल है। अब डिपेंड करता है कि रिसेलर उनको कैसे बेचता है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्प टू स्टॉक एंड मूव द गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू डेस्टिनेशन सच ए लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। आप अक्सर मोटरवे पे जाते होंगे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रकों के थ्रू जा रहे होते हैं, तो इनमें डिले हो जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट की एबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंपेटिटर मुकाबलेबाज या हरीफ कंपनी। कंपेटिटर्स आर राइवल्स फर्म्स और कंपनीज। कंपनी मस्ट प्रोवाइड ग्रेटर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन देन इट्स कंपेटिटर। कंपेटिटर जो होते हैं ये हमारा फोर्थ माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो कि हर कंपनी का कोई ना कोई कंपेटिटर होता है। लाइक हमारे पास बाटा शूज़ है, हमारे पास सर्विस शूज़ है, बोरजान है, स्टाइलो है, हर जगह एक साथ शॉप्स खुली हुई होती हैं, कंपेटिटर होते हैं और एक दूसरे से बेहतर वैल्यू कोशिश करते हैं कि फराहम करें कस्टमर को। जो ज़्यादा बेहतर करेगा उसके जो कस्टमर के साथ रिलेशन है वो बेहतर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। पब्लिक
Public, any group that has interest or impact on organizations, companies' abilities to achieve its objective. There are 7 types of public which we will discuss. कोई भी ग्रुप है या कोई भी शख्स है जो इंटरेस्ट लेता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और इम्पैक्ट करता है, असरअंदाज डालता है उस कंपनी के ऊपर, तो वो पब्लिक कहलाती है। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ पब्लिक होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। नंबर 1, फाइनेंशियल पब्लिक। दिस ग्रुप अफेक्ट टू ऑब्टेन फंड सच एज बैंक एंड शेयर होल्डर। हर कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है, या तो वो शेयर होल्डर के थ्रू आती है या वो बैंक से लोन लेते हैं। अगर शेयर होल्डर इन्वेस्ट नहीं करता और बैंक लोन नहीं देता तो कंपनी के ऊपर असरअंदाज होते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है मीडिया पब्लिक। दिस ग्रुप कैरीज न्यूज़, फीचर्स एंड ओपिनियन अबाउट द प्रोडक्ट और कंपनी, इंक्लूड मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड रेडियो सेक्टर। मीडिया पब्लिक, आप इश्तेहार देते हैं, ठीक है, बिलबोर्ड लगाते हैं, न्यूज़पेपर पे, टेलीविज़न पे आपके इश्तेहार आते हैं, ठीक है, आप पेमेंट खर्च करते हैं और वो आपके एक अच्छा इमेज शो करते हैं। लेकिन कहीं पे भी अगर आपका कोई बैड प्रोडक्ट आ जाए, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाए, कोई वीडियो आपकी जारी हो जाए, तो मीडिया पर्सन पैसे लिए बगैर ही वो न्यूज़ चला देते हैं। ठीक है, तो ये बड़े असरअंदाज होते हैं कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट पब्लिक। Marketer must consult the company lawyers on issue of product safety and legal issues company. These legal issue can be raised by government. रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट्स वाले जो लोग होते हैं ये कंपनी के प्रोडक्ट की सेफ्टी के बारे में चेक एंड बैलेंस करते हैं, लीगलिटी के बारे में चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो हर मार्केटर्स को, कंपनी के मार्केटर्स जो हैं, इनको कंसल्ट करना चाहिए लॉयर के साथ कि प्रोडक्ट सेफ है, लीगल है, कोई इश्यूज तो नहीं है इसके अंदर, और जो भी गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए, वरना वो आपके बिजनेस को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिटीजन एक्शन पब्लिक। मार्केटिंग डिसीजन कैन बी क्वेश्चन बाय एनवायरमेंटल ग्रुप्स, एनजीओज एंड बाय माइनॉरिटी सच एज इंडियन कस्टमर, बैन ऑन मैकडोनल्ड बीफ एंड पोर्क बर्गर। ये मार्केटिंग डिसीजन जो है ये कोई भी जो शहरी होता है उस पर क्वेश्चन कर सकता है। लाइक एनजीओज वगैरह हो सकते हैं, माइनॉरिटीज़ ग्रुप वगैरह हो सकते हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर कस्टमर जो है वो बैन कर दिया मैकडोनल्ड को बीफ और पोर्क बर्गर बेचने से। इंडिया के कस्टम में जो बीफ खाना है वो बिल्कुल इलीगल है, ठीक है, तो वहाँ पे पोर्क मुस्लिम है जो पोर्क नहीं खाते, ठीक है, तो बैन कर दिया गया। तो जब भी आप किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में काम करने जाते हैं तो पहले वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। लोकल पब्लिक, आम जनता। This group involved neighborhood, resident and community near organization. This group complain about company activities. ऐसी लोग, अवामी लोग, जो कौमी लोग होते हैं जो आपके इर्द गिर्द इलाके में रहते हैं, ठीक है, उनको आपसी कंपनी की एक्टिविटी से शिकायत हो सकती है। ठीक है, तो इन लोगों से भी बच के रहना होता है, कोई कंप्लेन ना कर दें या कोई हमारा कोई ऐसी इकदामात ना हो जो लोकल पब्लिक को तंग कर सकती है। ठीक है, ट्रैफिक का होना, शोर का होना, पोल्यूशन का होना, ये असरअंदाज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जनरल पब्लिक, आम लोग। There are common people. Marketer need to concern general public perception, attitude and opinion about product. Public image matter. हर शख्स किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई परसेप्शन रखता है, ख्याल रखता है और राय देता रहता है। तो आम आवाम का कंपनी के प्रोडक्ट के लिए क्या परसेप्शन है, क्या एटीट्यूड है और क्या ओपिनियन है, बड़ा इमेज ये असरअंदाज रखता है। ठीक है, और लोग एक दूसरे को राय देते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है और वो कंपनी के ऊपर बड़ी असरअंदाज करती है। इंटरनल पब्लिक, public within the company such as workers, managers and board of director. Their abilities and skill may affect the marketing ability to serve the customer. इंटरनल पब्लिक, कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को इंटरनल पब्लिक कहा जाता है। सच एज वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनकी एबिलिटी बड़ी असरअंदाज होती है कंपनी को चलाने के अंदर। ठीक है, कि कस्टमर से कैसे डील करना है, ये सारी जो प्लानिंग और स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कस्टमर। Customer itself is a 6th micro environmental factor. Someone who purchase goods and services. Within customer we have different customer market. Customer वो लोग होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं। कस्टमर की डिफरेंट वैरायटी होती है हमारे पास। नंबर 1 है कंज्यूमर मार्केट। Who purchase goods and services for own family use. वो कस्टमर होते हैं जो अपने या फैमिली के यूज़ के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस मार्केट। वो परचेज गुड एंड सर्विसेज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस टू अर्न प्रॉफिट। वो कस्टमर जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खरीदते हैं बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे एक कस्टमर प्रिंटर लेके आता है और वो अपने घर के लिए यूज़ करता है, अपनी असाइनमेंट्स बनाता है, ठीक है, और उसको यूज़ करता है। एक शख्स जो है वो प्रिंटर खरीद के आता है, एक शॉप ओपन करता है, वहाँ पे प्रिंट करके बेचता है स्टूडेंट्स को, तो वो बिजनेस कस्टमर है, और जो खुद यूज़ कर रहा है वो कंज्यूमर कस्टमर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रीसेलर मार्केट। हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज टू रिसेल देम टू द अनप्रॉफिट सच रिटेलर। जैसे कि रिटेलर होते हैं, मैंने पहले बताया, रीसेलर जो कंपनी से प्रोडक्ट खरीदेंगे और आगे उसको बेचेंगे, ये रिसेलर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी है कस्टमर की। जितना ज़्यादा कस्टमर खरीदेंगे उतना इम्पैक्ट करेगा, जितना नहीं खरीदेंगे उतना नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो ये हमारे पास हो जाते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्रो इन्वायरमेंट। ये लार्जर और ब्रॉड फैक्टर एंड फोर्सेज होते हैं जो कि कंपनी की एबिलिटी के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। द लार्ज सोसाइटल फैक्टर डेट अफेक्ट माइक्रो इन्वायरमेंट सच एज डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। माशरे के
बड़े बड़े जो फैक्टर और फोर्सेस हैं, ठीक है, अवामिल है, कुव्वतें हैं जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट, कंपनी, सप्लायर, रिटेलर, कस्टमर, सब पे असरअंदाज होते हैं। ये वो इन्वायरमेंट होते हैं जैसे कि डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर। हम तमाम फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है। नंबर 1, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक कहते हैं आबादियाती को। ह्यूमन करेक्टरिस्टिक, पीपल करेक्टरिस्टिक जो होते हैं उनकी स्टडी को डेमोग्राफिक स्टडी कहा जाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन द टर्म ऑफ साइज, लोकेशन, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, फाइनेंशियल पोजीशन, अदर स्टैटिस्टिक्स इज डेमोग्राफिक स्टडी। ऑल दिस डेमोग्राफिक फैक्टर अफेक्ट मार्केटिंग एबिलिटीज। इंसानी आबादी की जब स्टडी की जाए इन टर्म ऑफ साइज, उनके कितनी आबादी है, लोकेशन कहाँ कहाँ रहते हैं, एज क्या है, जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन पेशा क्या है, उनकी मालियाती हालात कैसे हैं, और बाकी तमाम अदाद शुमार के फैमिली का साइज़ कितना है, कितने मेंबर हैं, कितने बड़े छोटे घर में रहते हैं, ये तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी की जाए, इसको डेमोग्राफिक स्टडी कहते हैं। और ये फैक्टर हैं जो मार्केटिंग की एबिलिटी पे असरअंदाज होते हैं। अदर फैक्टर इन डेमोग्राफिक विच मार्केटर मस्ट कंसिडर आर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आबादी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है और कंपनी को वैसे ही सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन, औरत का रोल जो है वो माशरे में चेंज होता जा रहा है। आज का जो ख़वातीन हैं वो मर्द के साथ साथ खड़ी हैं, जॉब कर रही हैं, तो हमें उन तरह की चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी पड़ती हैं। बेटर एजुकेटेड पीपल, नाउ कस्टमर्स आर सेवी कस्टमर, दे नो अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दे हैव नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आप उनको चूना लगा के नहीं बेच सकते। तो कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में पहले सारी ओपिनियन हासिल करता है, रिसर्च करता है, देन ही वो प्रोडक्ट खरीदता है। ग्रोइंग मिडिल क्लास बढ़ती जा रही है, आवाम को फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, तो प्रोडक्शन जो उनकी डिमांड है वो बड़ी इफेक्ट होती है उससे। इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, चेंजिंग फैमिली सिस्टम चेंज हो रहा है, ठीक है, सब सेपरेट रहते हैं तो उनकी परचेजिंग भी चेंज होती है, और डाइवर्सिटी, तब्दीली हर जगह आ रही है, हर जगह में चेंजिंग आती जा रही है। तो ये तमाम फैक्टर जो हैं ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की एबिलिटी पे असरअंदाज होते हैं, कंपनीज के ऊपर असरअंदाज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, माशी हालात। Factor that affect consumer purchasing power and spending pattern. These factors are inflation, unemployment, the global financial crisis and angel law. अब हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर परचेजिंग पावर पे असरअंदाज होते हैं। इकोनॉमिक माशी हालात, आजकल लोगों के माशी हालात बहुत बुरे हैं, महंगाई बहुत फैल चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट अरूज पे है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, जो इंसान के परचेजिंग पावर के ऊपर असरअंदाज होते हैं। लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो खर्च कर सकें। आज के हमारी बुनियादी ज़रूरियात, बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक सच एज इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, सुई गैस, ये सब महंगी हैं, तो वो खरीद नहीं पाते। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है कंपनीज़ को, ठीक है, मार्केटर्स को, सबको। Inflation is a general increase in prices and fall in purchasing value of money. Unemployment, when a person who is actively searching for employment is unable to find work. Inflation कहते हैं जब चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाए, इंक्रीज इन प्राइस हो जाए, और अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं जब एक शख्स नौकरी ढूंढ रहा हो उसको मिल ना रही हो, वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल एनवायरनमेंट, कुदरती फैक्टर एंड फोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर नीडेड एज इनपुट बाय मार्केटर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट and services, i.e. metal, fossil fuel, weather, population, animal, etc. Following term may affect the natural environment that can affect marketing, growing shortage of raw material, increased population, government intervention in natural resource management. कुदरती वसाइल ज़रूरत पड़ते हैं मार्केटर्स को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाने के लिए, ठीक है, जैसे कि मेटल्स वगैरह हो गया जो लोहे की चीज़ें बनाने के काम आता है, फॉसिल फ्यूल ऑयल बनाने के काम आता है, पेट्रोल बनाने के काम आता है, वेदर और पॉपुलेशन, मौसम हमारे पास 4 तरह के, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता, और आबादी। अब कुदरती वसाइल का होना किसी भी मुल्क में बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। हमारे पास कुदरती वसाइल तो है लेकिन वो इक्विपमेंट नहीं होते जिनसे हम उनको यूज़ कर सकें, और हमें बाहर की मुल्कों की कंपनीज़ को बनाना पड़ता है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, और मोस्टली वो लेके चले जाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, और गवर्नमेंट की मुदाखलत बहुत रहती है कारोबारों के अंदर, जिसकी वजह से इशूज़ क्रिएट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। हम सियासी जो हमारे पास जो माहौल होता है, फैक्टर होता है, वो लॉज, रेगुलेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज दैट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन इन गिवन सोसाइटी। कानून है, ज़ाब्ते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी सोसाइटी में। आजकल बहुत ज़्यादा सख्त कानून बना दिए गए हैं कारोबार करने के लिए, टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, जिनसे कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कंपनी मस्ट फोकस ऑन द टर्म और ट्रेंड वाइल डूइंग बिजनेस। कंपनीज़ को इन टर्म्स के ऊपर जो नीचे हमने बयान किए हैं, इनके ऊपर लाजमी फोकस करना चाहिए वाइल कंडक्टिंग अ बिजनेस, लाइक लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन ऑफ बिजनेस। कानून साजी करना और ज़ाब्ता करना कारोबार का, ठीक है। इंक्रीज रेगुलेशन, आजकल कानून बढ़ते जा रहे हैं, टैक्सेशन बढ़ती जा रही है, उनको फॉलो करना लाजमी है। सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, समाजी हमें जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए बिहेवियर के लिए, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट और हमारी एक्टिविटी जो है माशरे को ख़राब ना करें। न्यू फॉर्म ऑफ बैरियर इन ट्रेड के अंदर नई रुकावटें आती जा रही हैं, टैरिफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं अमेरिका में ट्रम्प टैरिफ बढ़ा रहा है, तो ये इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। चेंजिंग गवर्नमेंट एजेंसी चेंज होती है, कंपनी पे असर पड़ता है, ठीक है। कोई
गवर्नमेंट आती है वो फलां एजेंसी को फेवर करती है, कोई फलां एजेंसी को फेवर करती है, तो इस तरह से भी बिजनेस पे बड़ा ज़्यादा असरअंदाज होता है। कल्चरल इन्वायरमेंट, सकाफती, हमारी सकाफत चेंज होती जा रही है, हमारी वैल्यूज़, बिलीफ, ये सब चीज़ें जो है हमारी परचेजिंग पे असरअंदाज होती हैं। कल्चर इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स, values, belief, perception, preference and behavior. Marketer must understand culture of the region where they are selling their product and services. Culture कहते हैं set of norms को, हमारे मेयार को, value हमारी तहजीब, belief हमारे गुमान, perception हमारे ख्यालात, preference हमारे तरजीहात और हमारा behavior. Whenever any company doing work in any region or state or country, they must know the culture of that state, area or the country. जब भी कोई कंपनी किसी जगह पे काम करती है तो उसके कल्चर के बारे में जाना बहुत ज़रूरी है। मार्केटर्स मस्ट कंसीडर दिस फैक्टर और टर्म, परसिस्टेंस ऑफ कल्चर, वैल्यू, शिफ्ट इन कल्चर, कि किन इलाकों का कल्चर जो है वो इस्तकामत है, कि वो इस चीज़ से हटते नहीं है, और कहाँ पे कल्चर वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पे यूजली हम सुबह के नाश्ते में पराठा चने खाते हैं, लेकिन आजकल इस्लामाबाद और लाहौर में लोग ऑरेंज जूस, ब्रेड, एग, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाना पसंद करते हैं। कल्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो कंपनीज को भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है उसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Forces that create new technology to create new product and market opportunity. Technology include process, procedure and information. Latest process, procedure, information help the marketer to better fulfill customer need. टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज हो जा रही है, प्रोडक्शन के नए नए तरीके आ रहे हैं, ठीक है। पहले असाइनमेंट्स हम कैसे बनाते थे, आज हमारे पास नए न्यू AI के सॉफ्टवेयर्स हैं जो जिनसे इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है। न्यू मशीनरीज आ चुकी हैं जो हेल्पफुल साबित होती है हमारी प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए। तो जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो कामयाब हो पाते हैं। तो ये बड़ा असरअंदाज करता है। जैसे कि आजकल लोग रिटेल पे नहीं जाते, सब कुछ ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। कंपनीज रिटेल्स का भी काम करती हैं, ऑनलाइन का भी काम करती हैं, ठीक है। कस्टमर का चेंजिंग पैटर्न हो गया परचेज करने का। तो जो कंपनी टेक्नोलॉजी अडेप्ट करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम कामयाब हो जाती है, जो नहीं करती वो कामयाब नहीं हो पाती, ठीक है। यहाँ पे हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। फाइनली हमारे पास आ जाता है स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। हर कंपनी अपना स्वॉट एनालिसिस करती है, इसको कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट फाइंड करना, ताकि हम उन पे काबू पा सकें। डिस्कस करते हैं। स्वाट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्वाट जो है वर्ड स्टैंड करता है स्ट्रेंथ ताकत, वीकनेस कमजोरी, अपॉर्चुनिटी मौका, थ्रेट खतरात के लिए। स्वाट एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्निक यूज टू हेल्प अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट रिलेटेड टू बिजनेस। स्वाट एनालिसिस जो है ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, हिकमत अमली का मंसूबा है, जो टेक्निक है ये यूज़ की जाती है कि ये किसी शख्स को या ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे ये फाइंड करने के लिए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या, अपॉर्चुनिटी क्या, थ्रेट क्या है। द गोल ऑफ SWOT एनालिसिस इज टू मैच द कंपनी स्ट्रेंथ टू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट व्हाइल एलिमिनेटिंग द वीकनेस एंड मिनिमाइजिंग थ्रेट। SWOT एनालिसिस का मकसद ये है कि हर कंपनी अपनी स्ट्रेंथ जाने कि हमारी ताकत क्या है, उससे अट्रैक्ट करे मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, और एलिमिनेट करें कमज़ोरियों को और जो ख़तरात हैं उनको। जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारी यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूँ। आजकल अपॉर्चुनिटी है कि हर बच्चा कंप्यूटर की डिग्री ले रहा है, तो जितना हो सकता है कि कंप्यूटर रिलेटेड डिग्रीज़ को ज़्यादा अवेलेबल किया जाए कस्टमर के लिए, लाइक CS, IT, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये सब डिग्रीज आ रही हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, और हमने अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना है इन अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, ठीक है। There is a diagram of SWOT including strength, weakness, opportunity, threat which कंपनी में है। अब ये हमने SWOT एनालिसिस की डायग्राम बनाई है। यहाँ पे आप देखें, एक हमारे पास जो स्क्वायर है वो स्ट्रेंथ का है, एक वीकनेस का है, एक अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का है। स्ट्रेंथ और वीकनेस कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। हर कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होते हैं ये बाहर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव होती है, वीकनेस और थ्रेट नेगेटिव होती है। अब किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ हो सकती है टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, लीडिंग ब्रांड्स, कस्टमर लॉयल्टी, स्किल मैनेजमेंट। वीकनेस हो सकती है एब्सेंस ऑफ स्किल, वीक ब्रांड, लो रिटेंशन, पुअर मैनेजमेंट। सिमिलर अपॉर्चुनिटी हो सकती है चेंजिंग कस्टमर टेस्ट, टेक्नोलॉजी एडवांसेस, लो टैक्सेस, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और थ्रेट भी यही हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांसेस। किसी कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी का एडवांस होना फायदेमंद है, किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। टैक्स इंक्रीज, टैक्स का बढ़ जाना थ्रेट है। चेंज गवर्नमेंट पॉलिसी, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। किसी के लिए न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फायदेमंद है कि वो ऑनलाइन बिजनेस लेके आ रहे हैं, किसी को टेक्नोलॉजी का नहीं पता तो वो फायदेमंद नहीं होता। तो इस तरह से हम SWOT एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो हमारा जो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग का तीसरा लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो जो भी क्वेश्चन हो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।